We'll start with this lesson. This is chapter number 1 of Science 2. The name of the lesson is Heredity and Evolution. And the entire lesson is divided into several parts of the lecture. Today is part 1, and we'll be learning about heredity, evolution, and protein synthesis by DNA. Okay. Understanding heredity and evolution is very simple, and we have already learned about this in standard 9. जब हम लोग ने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा था कि मेंडल एक्सपेरिमेंट की मदद से कैसे मटर के दाने को क्रॉस ब्रीड करके हम लोग के पास अलग अलग टाइप के जो मटर के दाने मिले थे या उसके फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स भी हमने देखे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सभी चीज हमने उस वक्त में पढ़े थे। तो ये सभी चीज के बारे में हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन किस तरह काम करता है, तो ये समझना काफी आसान है। On the other side, if we talk about protein synthesis by DNA, DNA की मदद से जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोसीजर कैसे है, मतलब बनता कैसे है, उसी पीछे स्टेप्स क्या है, ये सभी चीज में हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टेप है, बट इसको मैं मैक्सिमम कोशिश किया हूँ सिंपल करने के लिए। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑल्सो आई विल बी सेंडिंग यू अ वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एनिमेशन की मदद से। तो एनिमेशन को अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में सभी स्टेप्स और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं। आपको कोई भी कभी भी डाउट ऐसा फील हुआ कि अरे सर ये नहीं समझा मुझे, या सर ये चीज वापस बताओ, तो आप लोग सीधा चैट बॉक्स में डाल देना, तो मैं उसके हिसाब से एक्ट करूंगा। ठीक है, फाइन। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग के पास एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहेगा कि इस लेक्चर में आपको जो भी डाउट रहा वो हम लोग सब एक साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो उन लोग मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या सीखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे कि ये लेक्चर में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट में क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। देन ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देन हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए की मदद से किस तरह किया जाता है, और उसके बाद में हम लोग डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की मदद से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके पीछे कौन से स्टेप्स है वो सब देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा आता है ट्रांसलेशन, और कुछ केसेस में कभी कभी ट्रांसलोकेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग आज पढ़े तो आज का हम लोग का पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हम लोग का आज के दिन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ध्यान में रखना कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग को इसको इमेजिन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे, बट स्टिल मैं आप लोग को लेक्चर के बाद एक वीडियो दे दूंगा, तो वो एनिमेटेड वीडियो की मदद से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए की मदद से कैसे किया जाता है, और ये दोनों स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में क्या होता है पता है, हम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारे मॉम डैड से मिलते जुलते हैं। We've already talked about this in 9th standard that few of our biological characteristic properties are obtained by us from our parents। हम लोग को हमारे पेरेंट्स से मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन का कलर देख लो, या हाइट देख लो, बॉडी डिजाइन देख लो, फेस फीचर्स देख लो, चेहरे की जो नक्शा होते हैं, नाक नक्शा होता है, ये सभी चीज हम लोग के पेरेंट्स से लेना देना होता है, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है तो हमारे पेरेंट्स के डीएनए फ्यूज होकर एक तीसरा नया डीएनए बनता है। ये तीसरा नया डीएनए किसका होता है, हमारा डीएनए होता है, राइट। इसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हमारे मॉम के भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हमारे डैड के भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अपनाने तो हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। मतलब क्या होगा, कभी कभी बहुत सारे केसेस में जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी या मेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये प्रॉपर्टीज बच्चों के अंदर चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हिंदी में अगर हम लोग इनहेरिटेंस देखें तो इसको हम लोग कहते हैं विरासत में लेना, राइट। हम लोग कुछ चीज विरासत में मिलती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट, बराबर। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से क्या मिलेगा, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखा था कि किस तरह अगर हम लोगों ने दो अलग अलग कलर के फ्लावर्स को अगर फ्यूज किया, अगर दोनों के डीएनए को फ्यूज किया,
तो क्या होता है, उसमें एक पेरेंट का जीन एक्सप्रेशन होता है, कौन सा, जो डोमिनेंट होगा, और जो नहीं होता वो क्या, कौन सा रहता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ये जो पर्पल फ्लावर है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, व्हाइट फ्लावर के साथ फ्यूज हो रहा है, बराबर। पर जीन के एक्सप्रेशन होने के बाद आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि वॉयलेट और या पर्पल और व्हाइट का मिक्सचर होके लाइट पर्पल यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। तो उनमें से कुछ एक हो रहा है, या तो फिर पर्पल या तो फिर व्हाइट। क्यों पर्पल, क्योंकि पर्पल क्या है, डोमिनेंट है। और क्यों व्हाइट नहीं, क्योंकि व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। तो जब दोनों मिक्स हो जाता है, जब दोनों बाइंड हो जाते हैं, भले दोनों प्रेजेंट रहेगा, व्हाइट वाला भी डीएनए होता है, पर्पल वाला भी डीएनए होता है, बट पर्पल वाला क्यों एक्सप्रेस होता है, क्योंकि वो क्या होता है, डोमिनेंट है। और व्हाइट वाला रहने के बावजूद एक्सप्रेस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, रिसेसिव है। अगर आप इसी टाइप के प्लांट का अगर नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो इसमें आपको मेजोरिटी अगेन पर्पल का दिखेगा, और वापस आपको क्या दिखेगा, एक माइनॉरिटी जो है वो किसका दिखेगा, व्हाइट फ्लावर का दिखेगा। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब क्या, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कोई प्रॉपर्टीज जा रही है। उसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स सावले होते हैं तो हम हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम सावले हो, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स हाइटेड ज्यादा होते हैं तो हमारे चांसेस है कि हम ज्यादा हाइटेड होते हो, या तो फिर अगर हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा हेल्दी है, अगर उनका वेट ज्यादा है तो ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि हम हमारे पास भी ज्यादा वेट हो। अगर पेरेंट्स के पास डायबिटीज होता है तो चांसेस ये होता है कि बच्चों में भी एक उम्र के बाद डायबिटीज होना पॉसिबल हो जाए। तो ये सभी जो चीज है ये क्या होता है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या मेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टीज हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर चल जाते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाता है। इसी हेरिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब चीज समझ में आया है। याद रखना, अगर आपको कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन रहे तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, एवोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट हाफ लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ हेरिडिटी के देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो स्किन का अलग अलग टोन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह एकदम गोरे से लेकर किस तरह एकदम सावले कलर तक स्किन के अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। करेक्ट, बराबर। तो अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स का जो स्किन का जो फीचर्स होता है उस वही फीचर्स मोस्ट ऑफ ऑल उनके बच्चों में भी दिखता है। जैसे अगर पेरेंट्स दोनों गोरे रहेंगे तो बच्चे को भी गोरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बराबर। उसी तरह अगर ज्यादा सावले होते हैं तो बच्चों के भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सावले हो। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग को जीन एक्सप्रेशन के बारे में सीखना है, मतलब कि क्यों एक पर्टिकुलर डीएनए का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्रेस होता है और कैसे वो एक्सप्रेस होता है, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है इस चीज एक्सप्रेशन करने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में सीखना है, जिसको हम लोग आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए जैसा होता है बट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड में सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इनका फंक्शन थोड़ा अलग होता है। हम लोग देखेंगे कि राइबो न्यूक्लिक एसिड किस तरह काम करता है और कैसे किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, भले वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या मेंटल प्रॉपर्टी हो, वो किस चीज की वजह से कंट्रोल होता है, प्रोटीन्स की वजह से कंट्रोल होता है। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको कलर का एग्जांपल दिया था, राइट। ये जो कलर का एग्जांपल मैंने दिया हूँ, ये कलर किस चीज की वजह से कंट्रोल होता है, कौन से प्रोटीन की वजह से कंट्रोल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मेलानिन। आपके बॉडी के अंदर मेलानिन जितना कम प्रोड्यूस होगा उतना आप गोरे हो जाओगे, और जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना आप ज्यादा सावले हो जाते हो। तो इसी तरह आपके बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स है। ठीक है, सो ये जो प्रोटीन्स है ये आपके बॉडी के लिए रेगुलेटरी केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं या हम लोग हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ ज्यादा होगा और आपकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी। अगर उसके अपोजिट में अगर हम बात करते हैं, अगर आपके बॉडी के अंदर थायरोक्सिन प्रोटीन
कम प्रोड्यूस होता है तो आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ कम होगा, अल्टीमेटली हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे हाइट कौन से प्रोटीन से कंट्रोल होता है, थायरोक्सिन। जो स्किन का जो कलर है वो किसकी मदद से कंट्रोल होता है, मेलेनिन। ऐसे अलग अलग चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास अलग अलग प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन बनता कहाँ से है, क्योंकि जो चीज प्रोटीन को कंट्रोल करेगा वही प्रोटीन आपके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। अल्टीमेटली हम लोग क्या सीखना पड़ेगा फिर कि प्रोटीन बनता कहाँ से, क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया कि प्रोटीन कहाँ से बनता है तो हम लोग ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन कौन से प्रोटीन की वजह से क्या क्या चीज आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर कैसे एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक्सप्रेशन को सीखने के लिए ये जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन की ये प्रॉपर्टी जब हमारे बॉडी के अंदर दिखती है तो हम लोग उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम लोग को आरएनए के बारे में समझना जरूरी है, नाइट्रोजन बेस के बारे में समझना जरूरी है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझना जरूरी है, और फिर बाद में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेकेशन, ये सब चीज समझना जरूरी है। एक बार हम लोग ने ये सब चीज समझ लिया तो हम लोग समझ में आता है कि ये प्रोटीन कैसे बनते हैं और फिर बाद में इसके वजह से कैसे हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आता है। तो हम लोग देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है। देखो, हमारे लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े पैमाने में मिलने वाला बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके मदद से ही प्रोटीन्स तैयार होते हैं और प्रोटीन्स हमारे पूरे बॉडी के अंदर रेगुलेशन किया जाता है। समझ पा रहे हैं? इट इज वन ऑफ द मेजर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के में इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आप लोग आज के पैंडेमिक में देखोगे तो आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना कोविड-19 का डिजीज चल रहा है, बराबर। कोविड-19 डिजीज को कॉज करने वाला जो वायरस उसका नाम है सार्स 2। क्या नाम है उसका? सार्स कोविड 2। ठीक है, ये इस वायरस का नाम है। अगर आप वायरस को अगर आप वायरस को डीप इनसाइट से तरीके से देखोगे, अगर उसके पूरे सेल को आप एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर तो डीएनए है भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल है, क्या? आरएनए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल सभी वायरसेस के पास सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या? आरएनए होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी लाइफ फॉर्म होने दो, वो वायरस से लेकर एक ह्यूमन बीइंग का सेल तक ले लो, हर सेल्स के अंदर आरएनए प्रेजेंट। फाइन, सो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आरएनए देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर जो सबसे पहला जो आरएनए वो कौन सा है? एमआरएनए। एमआरएनए का नाम क्या होता है? फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। एंड एज द नेम सजेस्ट, the role of mRNA is to transfer a message from one point or one part of the cell to another part of the cell। ठीक है, क्या करता है काम, ये देखते हैं। It transfers the template from DNA in nucleus to ribosome in cytoplasm। इसका काम क्या होता है? आपके जो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उस डीएनए में एक स्ट्रैंड का कॉपी बनाता है। वो एक सिंगल स्ट्रैंड का कॉपी बनाने के बाद उसको कहाँ पे लेके जाएगा? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में लेके जाएगा, जहाँ पे राइबोसोम के साथ वो जुड़ता है। और राइबोसोम ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा था कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, बराबर। तो यही वो ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन्स बनेगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एमआरएनए का काम क्या है? डीएनए में से टेम्पलेट को कॉपी करके साइटोप्लाज्म के अंदर एक राइबोसोम के अंदर लेके जाने का काम उसका। ठीक है, आगे देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीआरएनए। अब टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। और इसका काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स को कंबाइन करने का। अलग अलग अमीनो एसिड्स को सही सीक्वेंस में कंबाइन करके क्या बनाएगा? एक पॉलीपेप्टाइड तैयार करेगा। ये पूरा जो प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है, तीसरा जो हम देखेंगे वो कौन सा है? आरआरएनए है, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। और इस नाम से हमको पता चलता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? ये राइबोसोम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? नॉन जीन कोडिंग आरएनए, ऐसे आरएनए जिसका जीन कोडिंग से कुछ लेने देना नहीं है बट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो इसके वजह से ये राइबोसोम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। राइबोसोम आरएनए के बिना नहीं बनता है। तो ये हमने के पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए।
ठीक है, इन सभी के अलग अलग काम होते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, यहाँ पे हम लोग के पास सबका डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो आरएनए यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो आरएनए जो है वो कैसा होता है, एक लंबा स्ट्रैंड होता है, दिख रहा है यहाँ पे एक लंबा स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये लंबे स्ट्रैंड में क्या होता है, हम लोग के पास यहाँ पे अमीनो सॉरी यहाँ पे हम लोग के पास जो है नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस है, ये एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, ये सभी नाइट्रोजन बेसिस हम लोग के पास प्रेजेंट है। हम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये सीखा था कि जो हम लोग के पास डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस टोटल दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पायरीमिडाइन होता है। हम लोगों ने देखे थे कि टोटल 4 टाइप का हम लोग के पास नाइट्रोजन बेस होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस है, एडिनाइन जिसको ए बोलते हैं, गुआनाइन जिसको हम लोग जी कहते हैं, साइटोसिन जिसको हम लोग सी कहते हैं, थायामीन जिसको हम लोग टी कहते हैं। और थायामीन के रिप्लेसमेंट में कभी कभी यूरासिल भी आ जाता है जिसको हम लोग यू कहते हैं। तो टोटल हम लोग के पास कितना हो गया है, 5 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एमआरएनए का काम क्या होता है, ये ऐसे टेम्पलेट बनाता है डीएनए की मदद से, और डीएनए से लेकर जाकर मतलब न्यूक्लियस से निकल कर वो कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म के कहाँ, कौन से वाले पार्ट में, राइबोसोम वाले पार्ट में। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टीआरएनए, तो टीआरएनए का काम कैसे होता है, यहाँ पे देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है टी जैसे ही दिख रहा है, पर आप देख रहे होगे यहाँ पे टी जैसा उसका स्ट्रक्चर है बराबर, इस वजह से इसको हम लोग टीआरएनए कहते हैं। इसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, इस वजह से इसका नाम टीआरएनए है। इसके बेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग के पास ये क्या बोलते हैं, ये 3 नाइट्रोजन बेस है। तो नीचे जगह आप देखोगे ये एमआरएनए का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये एमआरएनए का हिस्सा है। तो एमआरएनए के हिस्से में ये वाला जो एमआरएनए का जो हिस्सा है, इसके ऊपर एक क्या लगेगा, टीआरएनए लगेगा। और कौन सा टीआरएनए लगने वाला है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम लोग के पास उसका कॉम्प्लीमेंटरी नाइट्रोजन बेस है या नहीं। 3 नाइट्रोजन बेस जब साथ में होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कोडॉन। क्या कहेंगे, कोडॉन। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। और अगर उसका ही कॉम्प्लीमेंटरी कोडॉन अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन। अब हमेशा ये चीज को ध्यान रखना कि जी और सी मतलब गुआनाइन और साइटोसिन हमेशा साथ में जुड़ते हैं, और एडिनाइन और थायमिन हमेशा साथ में जुड़ते हैं। थायमिन के जगह पे कभी कभी यूरासिल भी आ सकता है। तो एजी और एटी और एयू ये 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अब इसके मदद से ये जो एंटीकोडॉन है, ये अलग अलग जो टीआरएनए है जिनके पास अलग अलग एंटीकोडॉन है, उनके पास स्पेसिफिक एमिनो एसिड ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है। अब ये कौन सा एमिनो एसिड कैरी कर रहा है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए है ये। तो अगर यहाँ पे एंटीकोडॉन थोड़ा अलग होता तो इसके अंदर एमिनो एसिड भी क्या होता, अलग हो जाता, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग की मदद से क्या होता है, अलग अलग एमिनो एसिड सही सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक नया क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड आगे जाके क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है, जब इसका और सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के अंदर होता है तब। नेक्स्ट अप अगर हम लोग आरआरएनए देखेंगे, वो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू वाला रीजन, ये पूरा जो ब्लू वाला रीजन है इसके अंदर हम लोग के पास क्या प्रेजेंट होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। ये पूरा ब्लू वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम किससे बना होता है, आरआरएनए से बना होता है। इसके अंदर ही ये टीआरएनए आता है, एमआरएनए आता है, और उससे क्या बनता है, एमिनो एसिड की लंबी चेन बनती है, जिससे पॉलीपेप्टाइड तैयार होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरह हम लोग के पास 3 टाइप के न्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो ये इसमें 2 स्टेप्स टोटल प्रेजेंट होते हैं। कौन सा, पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन, ठीक है। वापिस से क्यों बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपके पास पहले डीएनए है, और डीएनए के अंदर हम लोग के पास क्या है, कोडॉन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिख रहा है, यहाँ पे सब नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, इसको भूलना नहीं है, कि ए जो है वो हमेशा
किसके साथ जुड़ेगा, ए किसके साथ जुड़ता है हमेशा, टी के साथ जुड़ता है, या कभी कभी यू के साथ भी जुड़ता है। और अगर वो दूसरा देखेंगे तो जी जो है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ जुड़ता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब ए टू टी बोला है तो टी टू ए भी हो सकता है, ए टू यू बोला है तो यू टू ए भी हो सकता है। उसी तरह जी टू सी बोला तो सी टू जी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो ए और टी है तो टी और ए है, जी और सी है, ए और टी है, टी और ए है, तो देखो ऐसा हो रहा है। बट ये कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया। तो सबसे पहले क्या होता है पता है, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला पार्ट, अगर सोचो हम लोग को जीन का ये वाला पार्ट से प्रोटीन तैयार करना है, अगर ये वाले पार्ट से प्रोटीन तैयार करना है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। वो कौन से स्टेप्स हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, स्टेप 1 जो है उसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहेंगे, इनिशिएशन। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, इलॉन्गेशन। ठीक है, और थर्ड स्टेप जो है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन। तो हम लोग के पास ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। कौन सा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनिशिएशन कब हो रहा है, इनिशियलाइजेशन कब हो रहा है, ये सभी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनिशिएशन क्या होता है। इनिशिएशन देखेंगे कि कब हो रहा है। अगर मान लो कि हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने डीएनए को अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉलीमरेज नाम का एक केमिकल यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जुड़ जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद जो इनिशिएशन के अंदर ही दूसरा स्टेप है वो क्या होता है, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो देखो ए और टी साथ में जुड़ा है, टी और ए साथ में जुड़ा है ना। या अगर आप एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ए और टी और ए, जी और सी, ये सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवाइंडिंग। क्या कहेंगे, अनवाइंडिंग। तो ये अनवाइंडिंग हो जाएगा, तो मतलब ए हट जाएगा और टी भी हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे। ए हट जाएगा और टी हट जाएगा, ये दूर हो जाएंगे। सो ये सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग। क्या कहेंगे, इसको हम लोग अनवाइंडिंग कहेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये अनवाइंड हो जाता है। कौन इसे अनवाइंड करता है, ये जो हम लोग के पास पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज का काम है इन सभी को अनवाइंड कर देना। तो ये देखो यहाँ पे सब अनवाइंड हो गया, देखो खुल गया सब, है ना। यहाँ पे देखो जो ए था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ए था और यहाँ पे जो टी था, अब ए ऊपर आ गया और टी नीचे आ गया, और उसकी जगह पे यहाँ पे बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, राइट। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अनवाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के रख देता ताकि आप लोगों को कुछ डाउट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनवाइंडिंग। ठीक है, अनवाइंडिंग हो गया। सो अनवाइंडिंग करने के बाद, अब अनवाइंडिंग तो हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये आरएनए तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स होते हैं वो इसके अंदर रैंडमली आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि टी यहाँ पे अगर है तो टी किसके साथ जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पे टी किसके साथ जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ए के साथ। तो यहाँ पे जी भी आएगा, यू भी आएगा, टी भी आएगा, क्या बोलते हैं, सी भी आएगा, सब आएंगे। बट टी के साथ कौन जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन, ए, बराबर। तो ए जैसे यहाँ पे आ जाता है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर बाद में यू इसके साथ जुड़ेगा, फिर ए जी। देखो जैसे ही यहाँ पे हम लोग के पास नीचे वाला जो पार्ट है इसका ही कॉम्प्लीमेंटरी उसके ऊपर जुड़ेगा और एक लंबी चेन बनेगी। ये जो लंबी चेन अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली चेन से रिलेटेड है। क्यों, देखो यहाँ पे ए है तो इधर भी ए है, इधर टी है तो यहाँ पे यू है। बट मैंने आपको बताया था टी और यू मोस्ट ऑफ ऑल क्या है, सिमिलर है। जी के साथ जी है, ए है, टी तो यू है, सेम है, बराबर। सी की जगह सी है, टी की जगह यू है, वो भी सेम है, बराबर। तो आप जो बोल सकते हो क्या है, यहाँ पे ये जो आरएनए बना है ये इसका कॉपी है। किसका कॉपी है, इसका कॉपी है। बट इसका कॉपी किसके मदद से बना, नीचे वाले पार्ट के मदद से बना। कैसे,
जब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोग क्या मिलता है, वही चीज सेम मिलता है बराबर। उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने टी का कॉम्प्लीमेंट लिया ए का कॉम्प्लीमेंट लिया यू, सी का कॉम्प्लीमेंट लिया जी, टी का कॉम्प्लीमेंट लिया ए का कॉम्प्लीमेंट लिया यू, जी का कॉम्प्लीमेंट लिया सी, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया यू, और ऐसा कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो हम लोग को एक लंबा क्या मिलेगा, एक लंबा आरएनए मिलता है। ये आरएनए का नाम क्या है, एमआरएनए। क्या नाम है, एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आरएनए लिखा है, बट आपको समझना है कि ये क्या है, एमआरएनए। अब ये जो लंबा सीक्वेंस है ये कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और राइबोसोम के साथ राइबोसोम के अंदर जाएगा, और इसकी मदद से क्या बनेगा, प्रोटीन्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोटीन्स बनने का जो प्रोसीजर उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने 3 पार्ट देखा था। पहला कौन सा पार्ट था, पहला कौन सा पार्ट था, सबसे पहले इनिशिएशन था। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, आपको जो फॉर्मेशन, आपको जो स्टार्ट हो पॉइंट है जहाँ पे जहाँ से आपको जीन का एक्सप्रेशन चालू करना है वो डिसाइड किया जाता है, और फिर बाद में उसको इस तरह अनवाइंड किया जाता है। अनवाइंड का मतलब क्या होता है, उसको खोल दिया जाता है। ठीक है, दूसरे में क्या हुआ, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इस तरह आपका आरएनए तैयार हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा पता है, ये जो खुल गया था ना, ये जो खुला हुआ डीएनए है, ये वापस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और इलोंगेशन होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। इस तरह का एरो बना देता हूँ, तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे की तरफ वापस आ जाएंगे। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अभी वापस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, साथ में आएंगे, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने जीन एक्सप्रेशन के बारे में समझ लिए, और आगे देखते हैं कि हम लोग क्या समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए बनता है डीएनए को यूज करके, डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या बनता है, इससे एमआरएनए बनता है जो आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा। फिर बाद में कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास होता है। ठीक है, हर यूकार्योटिक सेल्स के अंदर। 3 स्टेजेस ट्रांसक्रिप्शन के कौन से है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज। इनिशिएशन में एक पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ, और वो अनबाइंड हो जाता है। दूसरा, elongation, the process of combination of complementary codon with the DNA for mRNA to be formed। यहाँ पे क्या होगा, elongation में पूरा जो आपके पास डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें एंटी कोडॉन्स या कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन साथ में जुड़ जाते हैं, जिस वजह से एक लंबी चेन बनती है। ये लंबी चेन को हम लोग क्या कहेंगे, एमआरएनए कहेंगे। टर्मिनेशन में क्या होगा, रीवाइंडिंग। रीवाइंडिंग मतलब फिर से डीएनए को वाइंड करके रख देना, डीएनए एंड ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और क्या होगा, जो एमआरएनए मिला है उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस कौन से टाइप के होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें नाइट्रोजन बेस टोटल हमारे पास कौन से है, 4 मेन टाइप का है। और थायमिन के जगह पे कभी कभी यूरासिल भी होता है। एडिनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और थायमिन है। थायमिन के जगह पे कभी कभी क्या होता है हमारे पास, यूरासिल भी होता है। ठीक है, देखो कौन सा है, ए एडिनाइन है, जी गुआनाइन, टी थायमिन। और थायमिन की स्पेलिंग आप लोग इस तरह लिखो तो भी चलेगा, या इस तरह लिखो तो भी चलेगा, दोनों बेटर है। ये अगर इस तरह लिखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला यूज किया है तो ये बेटर रहेगा। साइटोसिन हम लोग के पास पे, साइटोसिन के बाद हम लोग के पास यूरासिल है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनता है, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनता है। बॉन्ड्स फॉर्म बाय देम आर, कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, तो देखो C2G मतलब साइटोसिन और गुआनाइन साथ में जुड़ते हैं, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और दूसरा है A2T, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। टी के जगह पे कभी कभी क्या आता है, यू आता है। यू मतलब क्या, यूरासिल आता है। ठीक है, तभी भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ही बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये सभी चीज अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देखते हैं डीएनए ट्रांसलेशन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग एमआरएनए एज टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए एंड राइबोसोम इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। मतलब क्या, अलग अलग अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे,
mRNA की मदद से जुड़े हुए रहेंगे। किसके, और ये कौन लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आता कौन है, tRNA लेके आता है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होगा, राइबोसोम के अंदर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन होने की वजह से क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड आर फॉर्म। ठीक है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाते हैं जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग देखे थे कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म होने के बाद हम लोग क्या मिलता है, एमआरएनए मिलता है। तो यही एमआरएनए कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम के अंदर जाएगा। टीआरएनए की मदद से क्या होगा, उसका पॉलीपेप्टाइड तैयार होता है। ये पॉलीपेप्टाइड आगे जाके प्रोटीन बनने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, a polypeptide is processed in the ER मतलब क्या, endoplasmic reticulum, and then in Golgi apparatus and then later sent to the place where it is to be। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पॉलीपेप्टाइड आपके पास जो है वो ER के अंदर पहले जाता है, प्रोसेस होता है, फिर वो ER से निकल के गोल्गी apparatus में जाता है, उसमें मेम्ब्रेन्स लगते हैं ताकि वो सेल को एस्केप कर सके, और फिर बाद में वो वहाँ पे चले जाएगा, ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो आज का हम लोग का सेशन इतना ही है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, या आप लोग डायरेक्टली मुझे माइक्रोफोन को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अभी ये स्टेप थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप लोग मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप लोग अगर वो अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको पूरा एक जो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछो। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपके और कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करो कि आज ही आप लोग टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। जितना पार्ट मैंने सीखा उतना भी पढ़ोगे तभी भी काफी है, तो उतना आप लोग एटलीस्ट पढ़ लेना, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैंने आज आप लोगों को क्या क्या सिखाया। और मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो सेंड करूंगा वो भी आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों को जीन एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोग आज के लिए एंड अप कर लेते हैं। हम लोग इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर्स लेते रहेंगे और मैक्सिमम पोर्शन को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।